BSc Physics first year lecture second by Twinkle. Paper third circuit fundamental and basic electronic unit first. First topic is node, पाथ, लूप और ब्रांचेस. तो हमारे सर्किट के अंदर नोड क्या होता है, पाथ क्या होता है, लूप क्या होता है और ब्रांचेस क्या होता है. व्हाट इज द नोड? When two or more elements are connected together, then the common point is called the नोड. तो यहाँ पे जो एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो हमारे रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे 2-3 एलिमेंट जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उन कनेक्शन के जो कॉमन पॉइंट है उसे हम बोलते हैं नोड. ठीक है. तो जो सबसे पहले 2 तरह के नोड होते हैं, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड. तो सिंपल नोड, व्हेन 2 एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द सिंपल नोड. जब 2 एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो तो उसे बोल सकते हैं सिंपल नोड. तो इस जो सिंपल नोड है वहाँ से करंट डिवीजन नहीं होगा. आता है आपका प्रिंसिपल नोड. व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नोड. तो सिंपल नोड में क्या था कि जब सिर्फ 2 एलिमेंट कनेक्टेड हो, और प्रिंसिपल नोड में 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्टेड हो. ठीक है, 2 से ज़्यादा. ठीक है, उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल नोड. तो इसमें प्रिंसिपल नोड में करंट डिवीजन होगा और सिंपल नोड में करंट डिवीजन नहीं होगा. एग्जांपल देखिए, एक सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, R1 रेजिस्टेंस है, R2 R3. तो सिंपल सर्किट है. तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल नोड क्या होगा, जब रेजिस्टेंस R1 और वोल्टेज सोर्स आपस में एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है तो इसे बोलेंगे हम सिंपल नोड. और प्रिंसिपल नोड क्या होगा, P1, प्रिंसिपल नोड 1, प्रिंसिपल नोड 2. तो फर्स्ट पे देखिए हमारा रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 2 से ज़्यादा कनेक्टेड है जिस नोड पे, तो उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल नोड. सिमिलरली जो प्रिंसिपल नोड 2 है, यहाँ पे भी हमारा R2, वोल्टेज सोर्स और R3 ये 3 कनेक्टेड हैं, 3 लाइनें जा रही हैं. ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल नोड. ठीक है, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड. तो प्रिंसिपल नोड में हमारा करंट डिवीजन होगा. नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज पाथ. पाथ इज सिंपल कि हम क्या फॉलो करके अपना सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं. जैसे पाथ में हमारे सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस आ जाएंगे. तो ये पाथ हम डिस्क्राइब करते हैं, इस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा क्या कंपोनेंट आ रहा है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कौन सा वोल्टेज सोर्स करता है. तो सिंपल पाथ को कह सकते हैं कि एक सिंपल रास्ता. तो यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में 2 पाथ हैं. यहाँ पे पहला पाथ हमने लिया सिंपल नोड से. सिंपल नोड से गए R1 रेजिस्टेंस, R1 से गए प्रिंसिपल नोड 1, प्रिंसिपल नोड से 1 से गए R3 और R3 से फिर आए हम प्रिंसिपल नोड 2. तो ये हो गया हमारा पहला पाथ. अब आता है पाथ सेकंड. पाथ सेकंड क्या है, सिंपल नोड से R1, R1 से प्रिंसिपल नोड 1 और फिर R2 और फिर प्रिंसिपल नोड 2. इसे बोल सकते हैं हम कि पाथ, हमें एक पाथ फॉलो करते हुए क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स आए. और थर्ड आता है आपका लूप. द स्टार्टिंग नोड एंड द एंडिंग नोड ऑफ द पाथ इज सेम. तो जैसे हमने पाथ डिस्क्राइब की थी, अगर उसका स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड एक हो जाएं तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे उसका एंड हो तो वो एक लूप बन जाता है. डायग्राम में देखिए हमारे यहाँ पे 2 लूप होंगे. अगर हम सिंपल नोड से स्टार्ट कर रहे हैं अपना नोड, तो हमारा सिंपल नोड पे ही आके अगर ख़त्म होगा तो वो हमारा लूप हो जाएगा. अगर हम प्रिंसिपल नोड 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूप, तो अगर प्रिंसिपल नोड 1 पे ही आके ख़त्म हो तो वो हमारा बन जाएगा लूप. लूप क्या हुआ, सिंपल नोड R1 से गया, फिर प्रिंसिपल नोड 1 से R2 पे, प्रिंसिपल नोड 2, फिर वापस हमारा सिंपल नोड पे आया. तो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो हमारा लूप बन जाता है. और यहाँ पे सेकंड लूप क्या है, सिंपल नोड, फिर उससे R1, प्रिंसिपल नोड 1, R3, प्रिंसिपल नोड 2, फिर सिंपल नोड. ठीक है, तो ये भी सिंपल नोड से स्टार्ट हो गया, सिंपल नोड पे ख़त्म. ठीक है, पर यहाँ पे पाथ डिफरेंट था. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लूप 2. स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो हमारे किसी भी पाथ का तो वो क्या बन जाता है, लूप. अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ना हो तो वो सिंपली क्या रहता है, हमारा पाथ रहता है. इज ब्रांच. इट इज़ अ सिंगल पाथ दैट इज़ 1 एलिमेंट विद नोड एट ईच एंड. मतलब 2 नोड के बीच में अगर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो हमारी ब्रांच बन जाती है. तो जिस डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में देखिए, तो ब्रांच 1 क्या हुई, सिंगल नोड R1 और प्रिंसिपल नोड 1. तो सिंगल नोड और प्रिंसिपल नोड 1 के बीच में एक एलिमेंट था रेजिस्टेंस, तो ये हमारा क्या बन गया, ब्रांच 1. सिमिलरली ब्रांच 2, प्रिंसिपल नोड 1, R3, प्रिंसिपल नोड 2. तो 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में अगर एक हमारा सर्किट एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हमारा ब्रांच बन जाता है, वो हो गई हमारी ब्रांच 2. तो ऐसी हमारी आई ब्रांच 3, प्रिंसिपल नोड 1, R2, प्रिंसिपल नोड 2.
और ऐसे ही हमारा आया ब्रांच 4, प्रिंसिपल नोड 2, वोल्टेज सोर्स और सिंगल नोड। तो दो नोड्स के बीच में कोई भी हमारा सर्किट एलिमेंट हो, वोल्टेज सोर्स हो, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, करंट सोर्स, ठीक है, जो भी सर्किट एलिमेंट हो दो नोड के बीच में, तो वो एक हमारी ब्रांच बन जाती है। Now the next topic is Kirchhoff voltage law, KVL. Algebraic sum of all the branch voltages around any closed loop in the network is 0 at all instant of time. तो यहाँ पे जितनी भी ब्रांच वोल्टेज होगी किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज लूप क्या है, अगर उसका स्टार्टिंग नोड है और एंडिंग नोड सेम हो जाए तो लूप में, तो जितनी भी एक लूप में जितनी भी ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच क्या अभी बताया था कि अगर दो नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो हमारी ब्रांच कंसीडर होती है। तो जितना भी ब्रांच वोल्टेजेस है किसी भी एक क्लोज लूप में, उनका अलजेब्रिक सम वो क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कंसिडर अ सर्किट हैविंग वोल्टेज सोर्स Vs। तो एक हमने सर्किट कंसिडर किया है, तो इसमें कोई Z1 एलिमेंट लगा हुआ है, Z2 और Z3। जो Z1, Z2, Z3 है, ये कोई भी पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या फिर इंडक्टर हो सकता है, ठीक है। तो Z1 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज हुई वो हमने मानी वोल्टेज V1, और Z2 के अक्रॉस वही हमारी वोल्टेज V2, और Z3 के अक्रॉस हुई हमारी वोल्टेज V3। तो यहाँ पे Z1, Z2, Z3 कुछ भी हो सकता है, और उनके अक्रॉस जैसे ही हमारा करंट फ्लो होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सबके अक्रॉस। तो V1, V2, V3 इनके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल हो गया, और Z1, Z2, Z3 क्या हो गया हमारा सर्किट इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट। करंट फ्लो होता है वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाता है। तो अगर Z1 के थ्रू हमारा कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, चाहे हमारा Z1 रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी हो, तो पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ ही हमेशा मूव करेगा, ठीक है। अगर अब हमारा करंट मूव कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे हमें KVL अप्लाई करने के लिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो अगर हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मूव करते हुए हमारा नेगेटिव साइन पहले आया और पॉजिटिव बाद में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो वो हमारा राइज हुआ, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव वोल्टेज। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए पहले अगर हमारा पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो हो गया हमारा ड्रॉप, उसे बोलेंगे हम नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। तो उसमें वहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा माइनस साइन, और राइज में क्या लग जाएगा हमारा प्लस साइन। अप्लाइंग KVL, तो अब हम इसमें KVL लगाएंगे जो साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। तो VS क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो VS क्या हो गया यहाँ पे प्लस। अब हम आया V1 पे, तो यहाँ पे V1 में क्या हो रहा है, प्लस से नेगेटिव ड्रॉप हो रहा है, तो V1 क्या हो गया नेगेटिव। तो अब हम गए V2 की तरफ, V2 में क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो क्या हो गया हमारा माइनस साइन, माइनस V2। अब आए हम V3 की तरफ, वहाँ पे क्या है, प्लस से माइनस की तरफ, इसमें भी क्या हो रहा है हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो आगे माइनस साइन। तो क्या था हमारा KVL, जितने भी ब्रांच एलिमेंट है उनकी वोल्टेज का सम क्या होता है, 0। तो ठीक है, तो VS, V1, V2, V3 इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा KVL। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सॉल्व करने के लिए। तो हमें एक सर्किट गिवन है, उसमें 5 वोल्टेज है, ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 10 ओम का, ठीक है, फिर एक और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 2 वोल्टेज का, फिर एक हमारा 15 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, V1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, V2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, और V3 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी। तो हमने एज्यूम किया I करंट फ्लो हुआ 5 वोल्टेज से, और हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है V1, V2, V3। तो हमने एज्यूम किया सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारी अजम्पशन थी जब किसी भी एलिमेंट से हमारा करंट एंटर करेगा पॉजिटिव होगा और लीव करेगा नेगेटिव। तो 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम पे जो हमारी वोल्टेज की डायरेक्शन आ गई वो आ गई प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो अब हम इस पर KVL लगा देंगे, ठीक है। तो 5 वोल्टेज सोर्स से चला, करंट चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो 5 क्या हो रहा है हमारा, राइज हो रहा है, तो +5। V1 क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस V1, V2 क्या रहा है, उसमें भी ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस, तो माइनस V2। करंट जो हमारा 2 वोल्टेज है वो ऑलरेडी गिवन है, प्लस से माइनस, तो वो भी ड्रॉप हो रही है, तो -2 IR। अब आते हैं V3 पे, करंट भी हमारी क्या आ रही है, प्लस से माइनस ड्रॉप, तो माइनस V3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी हो गई KVL इक्वेशन। सिमिलरली V2 आया 5 - 2 10 और करंट क्या आ गया पॉजिटिव साइन इक्वल्स टू 10 I। V3 आ गया हमारा 15 I, इक्वेशन में पुट किया, तो इक्वेशन हमारी 3 इक्वल्स टू 5I + 10I + 15I। इसे सॉल्व किया, आया 30I इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमारे I करंट की वैल्यू निकल के आ गई 3/30, तो हमारा करंट आ गया 0.1 एम्पेयर।
हमें फाइंड आउट क्या करना था, V1 V2 V3, ठीक है। तो उनकी इक्वेशन भी आ गई थी, 5i 10i और 15i। आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, वो आई हमारी 0.1 एम्पेयर। हमने वैल्यू पुट करी V1 V2 V3 में, तो V1 आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमारा क्या आंसर आ गया 0.5 वोल्ट। V2 क्या हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आंसर क्या आ गया 1 वोल्ट। और V3 क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आंसर आ गया हमारा 1.5 वोल्ट। तो हमारी V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट।